नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट सुधीर पुरेकर। मैं साथ ही में नॉन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो चेक बाउंस केस में क्या-क्या डिफेंस ले, आपने मिस्टेकनली किसी का चेक बाउंस किया है या आपको किसी ने फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है केस में, तो क्या-क्या इसमें डिफेंसेस अवेलेबल है, आप आखिर तक देखिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 2002 में अमेंडमेंट हो चुका है। इसमें सेक्शन 143 से 147 ऐड हो गया है। और नेचुरली आपको इसमें डरने की बात है, क्योंकि समरी ट्रायल में इसमें 1 साल का इसमें इम्प्रिजनमेंट है और समन्स केस में इसमें 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है। साथ ही में फ़ाइन है इसको 5,000 रुपये का। लेकिन आपको डरने की बात नहीं, आपने किसी का चेक बाउंस किया है, क्योंकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है और ये फर्स्ट हियरिंग में आपको कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। जनरली ये सब केसेस लोक अदालत में सेटल किए जाते हैं, आप उसका ज़रूर फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आईपीसी के इसमें चार्जेस है, मतलब सेक्शन 417 है, 420 है, चीटिंग का केस है, फॉर्जरी का केस है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो उसमें मैजिस्ट्रेट इसको समन्स ट्रायल का कन्वर्ट करते हैं। लेकिन समन्स ट्रायल कन्वर्ट करने के लिए मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर करना पड़ता है सेक्शन 143 में, क्योंकि समन्स ट्रायल में 2 साल का पनिशमेंट है। सेक्शन 144 में इश्यू ऑफ सर्विस होता है। प्रोसेस कैसे इशू किया जाता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट से। सेक्शन 145 में कंप्लेनेंट का एफिडेविट लेना पड़ता है एविडेंस में। अगर केस कंप्लेनेंट ने नहीं फाइल किया है, उसके पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने फाइल किया है, तो भी आपको इसमें कंप्लेनेंट का जो पेई है उसका एफिडेविट लेना ज़रूरी पड़ता है, उसका एविडेंस लेना ज़रूरी पड़ता है। 31 दिसंबर 2019 तक 35 लाख केसेस पेंडिंग थे और इतनी पेंडेंसी के वजह से केसेस आपके नहीं रीच हो पाती है कोर्ट में, और आपको इसमें बहुत सारा टेंशन होता है, क्योंकि पनिशमेंट की वजह से आपको डर होता है। तो आप आखिर तक देखिए क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल है। डिस्क्लेमर, ये प्रेजेंट जो पीपीटी वीडियो है ये लीगल अवेयरनेस के लिए बनाया हुआ है मैंने, क्योंकि मैं कोर्ट से रजिस्ट्रार पोस्ट से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, तो मेरा नेचुरली पब्लिक के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है। लॉ स्टूडेंट के साथ है, सीए, सीएस, एमबीए स्टूडेंट के लिए ये फ़ायदा हो सकता है। और जो पार्टी इन पर्सन आती है जिनको कानून के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इनको इस वीडियो का आपको फ़ायदा हो सकता है। जनरली ये लीगल ब्लॉगर होते हैं, वो सिर्फ आपको लेक्चर देते हैं, लीगल प्रोविज़न नहीं इसमें देते हैं। जबकि मैं कंपनी सेक्रेटरी था, तो मैंने इसको आपको और जानकारी के लिए इसको मैंने पीपीटी के फॉर्मेट में बनाया हुआ है। आपको इसमें आपको लीगल प्रोविज़न मालूम पड़ेगा, आप उसका लाभ ले सकते हैं। और जबकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और लीगल प्रोविज़न है, साइटेशंस है, तो इसमें कॉपीराइट का कोई उल्लंघन नहीं होता है। आप इसको आखिर तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये केस अगर मैं आपको समझाऊँ कि एग्जाम्पल की तरफ से, तो मेरे पास मेरा एक क्लाइंट आया था, उसको किसी ने 2 साल पहले चेक दिया था और चेक बाउंस करा के लिया था। और जिसने चेक बाउंस कराया वो कहता है कि मैंने इसको मेरे क्लाइंट को लोन दिया था और सामने वाला लोन नहीं दे रहा है, इसलिए उसने चेक बाउंस किया है। तो नेचुरली मेरा जो क्लाइंट था वो डर गया था और मेरे पास आया। तो इसी तरह आपके साथ भी हो गया होगा, आपने किसी को चेक दिया होगा, तो कैसे कैसे इसके केस में डील करें आपको मैं आगे बता देता हूँ। आप इसको केस को रीड करिए। 138 की क्या क्या प्रोविज़न है, अगर आपको डिफेंस लेना चाहते हैं तो ये जो प्रोविज़न है ये इटसेल्फ डिफेंस है। तो सबसे पहले प्रोविज़न है कि चेक शैल बी ड्रॉन इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट एंड लायबिलिटी। आपने किसी का कर्जा लिया है, आपको किसी को पैसा देना है, तो ही आपके खिलाफ 138 केस होती है। दूसरी बात है कि सामने वाले ने जो चेक दिया है वो 6 महीने के अंदर उसको प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। जबकि आरबीआई ने चेक की वैलिडिटी 3 महीने की दिया है,
लेकिन सामने वाले को और 3 महीने का जो टाइम होता है प्रेज़ेंट करने के लिए, तो 6 महीने के अंदर सामने वाले ने चेक फाइल करना प्रेज़ेंट करना ज़रूरी है, नहीं तो टाइम बार्ड हो जाता है। तो ये टाइम बार का आपका एक डिफेंस होता है। तीसरी बात है कि चेक इनसफिशिएंट फंड के ग्राउंड के ऊपर ही रिटर्न होना चाहिए। अगर आपके पास आपके खाते में पैसा है और चेक रिटर्न हो गया है, तो इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो आपके खिलाफ 138 का केस नहीं हो सकता है। चौथी बात यह है कि सामने वाले ने, कंप्लेनेंट ने आपको नोटिस देना ज़रूरी है 30 दिन का, मिनिमम 30 दिन का। पाँचवीं बात है कि अगर आपने 15 दिन के अंदर उसका पैसा नहीं दिया है चेक रिटर्न का, तो ही सामने वाला केस फाइल कर सकता है। और सामने वाले ने अगर केस उसके बाद में 30 दिन के बाद में केस फाइल किया है, तो नेचुरली वो टाइम बार्ड होता है, वो 138 के अंडर नहीं आता है, वो सामने वाला आपके खिलाफ समरी सूट फाइल कर सकता है, वो सिविल सूट होता है। तो आपको 138 के जो पनिशमेंट की जो जो डर होता है, वो डर की गुंजाइश नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कंप्लेनेंट होता है वो पेई होना जरूरी है। मतलब आपने उसके नाम के ऊपर चेक इशू करना जरूरी है, और जिसके नाम पे चेक इशू हुआ है वही कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तीसरा तीसरा आदमी इसमें नहीं फाइल कर सकता है। लेकिन कंप्लेनेंट के बिहाफ के ऊपर या पेई के बिहाफ के ऊपर उसका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी उसमें से कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लेकिन कंप्लेंट अगर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने फाइल किया है, तो उसको एविडेंस सिर्फ पेई कर सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर इसमें एविडेंस नहीं दे सकता है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर पेई नहीं होता है। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है ये होती है कि 138 में देयर इज ऑलवेज प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 118 एंड 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दैट the check has been issued, check is issued unless contrary is proved। तो contrary प्रूव करने की जिम्मेदारी जो होती है वो एक्यूज की होती है, और इसमें एविडेंस देने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंप्लेनेंट की होती है। डिफेंसेस क्या क्या अवेलेबल है, मैंने पहले की स्लाइड में आपको बताया कि जो 138 का जो कंडीशन है वो इटसेल्फ डिफेंस है। तो इसमें क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल मैंने केस लॉ के साथ में दिया हुआ है। मैं सिर्फ डिफेंस आपको बताऊंगा, आप केस लॉ उसमें नोट कर देना, क्योंकि ये आपका पीपीटी स्लाइड है। सबसे पहला डिफेंस है कि चेक रिटर्न एज डिफेक्टिव। अगर चेक में डेट गलत है या 2 साल पहले आपने चेक दिया हुआ है और सामने वाला ने चेक में डेट डाला है 2 साल पहले का, तो नेचुरली वो टाइम बार्ड हो जाता है, या चेक के ऊपर पे का नाम ही गलत है, या उसमें मिस्टेक है, या ओवरराइट है, या आपका सिग्नेचर फॉर्ज है, तो नेचुरली आपके खिलाफ 138 केस नहीं होते हैं, वो डिफेक्टिव चेक होता है। दूसरा पॉइंट है कि पॉइंट ये है कि अगर कंपनी ने चेक इशू किया है और कंपनी के खिलाफ केस है 138 का, तो आपको कंपनी को नोटिस देना ज़रूरी है। कंप्लेनेंट ने कंपनी को नोटिस देना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी लीगल और ज्यूरिक्स पर्सन होती है, और जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो उसके ट्रस्टी होते हैं, उसके ऑफिसर ऑफ द कंपनी होती है। तो आपको कंपनी को या कंप्लेनेंट को कंपनी को नोटिस देना ज़रूरी है। चौथी बात यह है कि तीसरी बात यह है कि अगर आपने ये चेक किसी को गिफ्ट के तौर दिया है और आप अभी इसको ऑनर नहीं करना चाहते हैं, तो गिफ्ट लाइबिलिटी नहीं होती है, गिफ्ट ये जो होता है वो डेप्ट नहीं होता है आपका, तो आपके खिलाफ 138 की केस नहीं हो सकती है। चौथी बात यह है कि जो कंप्लेनेंट होता है वो पेई होना ज़रूरी है। अगर वो पेई नहीं है, मतलब आपने आपके एक्स नाम के आदमी को चेक दिया है और बी नाम का आदमी अगर आप कंप्लेंट फाइल करता है, तो बी नाम का जो आदमी है उसको तो आप नहीं दे लायबल होते हैं, तो उसके खिलाफ आपके केस होते ही नहीं है। तो कंप्लेनेंट पेई होना ज़रूरी है। पांचवी बात है ये है कि सिग्नेचर जो होती है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आपकी सिग्नेचर कंप्लीट नहीं है तो आपके खिलाफ 138 की केस नहीं होती है। छठवीं बात यह है कि अगर केस कंपनी के खिलाफ है, फर्म के खिलाफ है, तो नेचुरली डायरेक्टर और पार्टनर्स, मैनेजर्स
ये लायबल होते हैं। लेकिन इसमें अगर डायरेक्टर को कुछ मालूम नहीं है, कंपनी के मैनेजर को कुछ मालूम नहीं है कि किसी एम्प्लॉय ने किया है फ्रॉड, या एम्प्लॉय ने चेक इशू किया है, या पार्टनर ऑफ द फर्म को मालूम नहीं, तो उनके खिलाफ आपका केस नहीं हो सकता है। साथ ही बात यह है कि चेक रिटर्न हो गया है, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा है, तो आपका मकसद ये नहीं था कि ये चेक बाउंस करने का, आपने तो पैसा रखा है आपके खाते में, तो आपके खिलाफ 138 की केस नहीं हो सकती। आठवीं बात ये है कि आपके खिलाफ अगर डेट नहीं है, आप किसी का देना नहीं देना चाहते हैं, आपके ऊपर किसी किसी की लायबिलिटी नहीं है, आपने किसी का ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो आपके ऊपर केस होने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं कि आपके ऊपर 138 की केस नहीं हो सकते, और केस टू केस होता है। केस होने के बाद में क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट जाने के बाद में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 202 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट उसमें स्क्रूटनी करते हैं कंप्लेंट को, और उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि इसमें समरी ट्रायल होती है कि समन्स ट्रायल होती है। तो इसके हिसाब से मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करके उसको केस डिसाइड करते हैं समरी या समन्स ट्रायल में। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि प्रोसेस इशू होने के बाद में आपका अधिकार है कि आपको इसमें कंपाउंडिंग ऑफ ट्रायल के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए। ये सबसे पहले फर्स्ट हियरिंग में आपको करना ज़रूरी है। जो कि ये बेलेबल ऑफेंस है, तो आपको सबसे पहले मौका मिलता है आपको बेल एप्लीकेशन करने का, और मैजिस्ट्रेट ने आपको देना ज़रूरी है। और इसके बाद में आपके खिलाफ अगर नोटिस आई है 251 की, तो आपको उसमें रिप्लाई देना ज़रूरी है। आप उसमें रिप्लाई में रिब्यूट कर सकते हैं आपके खिलाफ को जो ऑफेंस है ये। और 138 केस में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आपको ये केस कम से कम 3 महीने के अंदर ख़त्म करना ज़रूरी है। जो एविडेंस होते हैं वो पेई ने देना ज़रूरी है। अगर पेई नहीं देता है तो उसके खिलाफ वो केस आपके खिलाफ केस नहीं प्रूव कर पाता है। और सबसे पहली बात है ये है कि आपको अगर अक्यूज ठहरा जाता है तो आपका प्ली रिकॉर्ड करना ज़रूरी है 313 ऑफ CRPC में, तो प्ली ऑफ अक्यूज लेना ज़रूरी है। तो मेरे पास मेरा जो क्लाइंट आया था उसने तो फ्रेंडली लोन लिया, ऐसा बोगस केस था। तो उसमें क्या क्या केस लॉ है, तो मैं आपको केस लॉ के पॉइंट के ऊपर आपको समझा देता हूँ क्या क्या केस लॉ है। ये केस लॉ है, ये जीशान वर्सेस बदरुद्दीन है, दिल्ली मेमन कोर्ट की। वो 14/2/2020 को इसमें डिसाइड हो गया है। इसमें जीशान ने कंप्लेंट फाइल किया था कि सामने वाले ने बदरुद्दीन ने 2 लाख का पार्ट पेमेंट किया हुआ है, और 3 लाख के केस 3 लाख का जो चेक है वो रिटर्न किया था। लेकिन जो उसमें बदरुद्दीन एक्यूज है उसका कहना ये था, 251 का जो नोटिस आया था उसमें उसने ये कहा था कि ये जो उसने चेक दिया था पार्ट पेमेंट का 2 लाख का, वो उसने प्रॉपर्टी डीलिंग केस में था, क्योंकि दोनों वो एजेंट थे, प्रॉपर्टी डीलर थे। उसके सिलसिले में 2 लाख दिया था, ना तो पार्ट पेमेंट था। और लेकिन उसका एक्यूज प्ली जो स्टेटमेंट होता है वो 313 के अंदर उसमें ये कहा था कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ टेरेस के लिए उसने 5 लाख का दिया था। वो 5 लाख के सामने 2 लाख उसने एडवांस दिया था, और 3 लाख उसका चेक रिटर्न किया था। तो जबकि ये केस में बदरुद्दीन का कहना ये था कि कुछ लायबिलिटी नहीं थी और डेट नहीं था, तो वो उसके खिलाफ केस नहीं बनती थी। और कंप्लेनेंट का इसमें एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट जो फाइल किया था, उसमें कंप्लेनेंट ने एफिडेविट में सिर्फ एक डायरी प्रोड्यूस की थी, इसमें राजीव और जीवन का नाम था। तो कोर्ट ने ये ठहराया कि राजीव और जीवन का नाम होने की वजह से इसमें या कुछ डेट नहीं होता है, ये डॉक्यूमेंट डेट और लायबिलिटी प्रूव नहीं करता है। तो दिल्ली कोर्ट ने क्या किया था कि जो बर्डन ऑफ जो प्रूफ होता है 138 केस में ये ऑलवेज होता है कंप्लेनेंट के ऊपर है,
और जो एक्यूज़ का जो पॉइंट होता है, ये केस को रिब्यूट करना होता है और एक्यूज़ को नेचुरली बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है और प्रिपेंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का डाउट बेनिफिट मिलता है। तो इस केस में दिल्ली कोर्ट ने इसको एक्यूज़ को बाइजीत बरी किया था। इसके ऊपर केस नहीं हो गई थी और कंप्लेंट डिसमिस हो गई थी। शायद इस केस लॉ की वजह से और इस लीगल प्रोविजन के से आपको ये पता चला होगा कि 138 केस में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैंने बहुत सारे केसेस में पीपीटी प्रोग्राम बना के रखे हैं। जबकि मैं रजिस्ट्रार था तो मैंने लीगल अवेयरनेस के तहत बहुत सारे लीगल पॉइंट के ऊपर केस लॉ बनाए हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए। लेकिन आप उसके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइट।